नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमारी संस्था ने आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आई है, जो पूरी तरह प्रश्नों पर आधारित है। इस सीरीज का जो मेन मकसद है, वो आपके टॉपिक को क्लियर करना है। इसीलिए इस सीरीज में आप जितने प्रश्न देखेंगे, वो टॉपिक वाइज देखेंगे, कि हर टॉपिक को हम लोग बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसके माध्यम से? प्रश्नों के माध्यम से, कि इस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और कितने डेप्थ तक प्रश्न जा सकते हैं। ये कोशिश की गई है कि आपको जो है इसके संबंध में बताया जाए, ताकि आपका जो भी टॉपिक वीक हो, अगर किसी सब्जेक्ट में कोई विशेष टॉपिक वीक है आपका, उस सब्जेक्ट का वो टॉपिक आप यहाँ से मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हर सब्जेक्ट में आपको देखेंगे टॉपिक वाइज प्रश्न मिलेंगे, जिसके अंतर्गत मैं आपको ज्योग्राफी के जो है प्रश्न करवा रहा हूँ। और इस जो है सीरीज में मैं पहला सीरीज करवा चुका हूँ और आज मेरी जो है दूसरी सीरीज है। तो मैं जो प्रश्न जो लेकर आया हूँ, ये पठार पे से संबंधित है। और पठार एक इम्पॉर्टेंट जो है सेक्शन है इंडियन ज्योग्राफी का या वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तभी हम इंडियन ज्योग्राफी से आधारित जो प्रश्न करेंगे, और जैसे सीरीज खत्म होती है इंडियन ज्योग्राफी की, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पर प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और प्रश्न पर चलते हैं। और कोशिश करिएगा आप सब कि जैसे मैं जो है प्रश्न पढ़ूं और ऑप्शन बताऊं आपको, आप खुद से जो है उन सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा। बाकी मैं हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित चोटियों में कौन सी चोटी दक्षिणी अंडमान में स्थित है? अब ये अंडमान निकोबार की बात कर रहा है, तो आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप हमारा कहाँ पर है। तो चलिए सारे ऑप्शन आप देख लेते हैं एक बार। माउंट हैरियट, माउंट थुलियर, सैंडल पीक और माउंट डिओबोली। ठीक है, इन चारों ऑप्शन को आप देख के एक बार खुद से ट्राई करिए कि इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए एक बार कोशिश करते हैं हम जो है अंडमान निकोबार द्वीप को जानने की। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पर है? पहली बात इसकी स्थिति देखते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये दो हिस्सों में डिवाइड है, लगभग 800 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर अंडमान निकोबार जो है बना हुआ है। ये दो हिस्सों में डिवाइड है। ऊपर वाला हिस्सा हमारा ये है अंडमान और नीचे वाला हिस्सा हमारा ये है निकोबार। मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि थोड़ा जल्दी हो, स्पीड में हो। ठीक, ये निकोबार है, अंडमान है। पूछ कहाँ रहा है? अंडमान, यानी अंडमान के दक्षिण अंडमान में। हम लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार 3 हिस्सों में, जो मुख्यतः इसका जो है बड़ी बड़ी बड़े बड़े जो है इसके द्वीप है, वो 3 हिस्सों में है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, और नीचे आपका लिटिल अंडमान। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है, चारों देखेंगे ये बड़े द्वीपों में आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप में। अब ये पूछ रहा है दक्षिणी अंडमान में, ठीक है, कौन सी चोटी इसमें से है? तो हम देखेंगे सैंडल पीक, ये तो हम जान रहे हैं, ये उत्तरी अंडमान में। कहां पर है ये? उत्तरी अंडमान में। ठीक, ये उत्तरी अंडमान में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे माउंट थुलियर, और याद रखिएगा ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? सैंडल पीक। सैंडल पीक क्या अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट थुलियर ये ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार कहां पर है? ये ग्रेट निकोबार। निकोबार की ये सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा? माउंट थुलियर। माउंट थुलियर निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, और अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आप कहेंगे माउंट थुलियर को कहेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब आप देखेंगे माउंट डिओबोली। तो माउंट डिओबोली ये मध्य अंडमान में, कहां पे है? मध्य अंडमान में है। अब बचा एक, कौन सा? माउंट हैरियट। तो माउंट हैरियट हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? माउंट हैरियट। माउंट हैरियट कहां स्थित है? माउंट हैरियट आपके दक्षिणी अंडमान में स्थित है। याद रखिएगा
कि माउंट हैरियट का जो नाम है अब चेंज हो गया है, इसका नाम जो है क्या पड़ गया है, माउंट मणिपुर। ये 2021 में इसका नाम माउंट मणिपुर रख दिया गया। क्या कर दिया गया है, माउंट मणिपुर। और ये इतना अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, इसी नाम से क्या है कि एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार द्वीप का, और उसका भी नाम अब क्या हो गया, माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी खास बात क्या है कि जो हमारे पास पुरानी 20 रुपए की नोट है जो रेड कलर की होती थी पहले, उसमें जो पीछे चित्र होता था इसी नेशनल पार्क का होता था, किसका, माउंट हैरियट का। किसका, माउंट हैरियट का। और माउंट हैरियट का 2021 में नाम चेंज करके कर दिया गया माउंट मणिपुर। ठीक, तो ये आपका जो है संबंध अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित प्रश्न था। चलिए अब देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2 हमारा है। प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे कि ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ी की हिस्सा है। अब देखिए पूर्वांचल पहाड़ी किसे कहा जाता है, तो पूर्वांचल पहाड़ी पहले हम देख लेते हैं। तो जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, इसमें जितनी पहाड़ियां हैं इसको सभी पहाड़ियों क्या कहा जाता है, पूर्वांचल की पहाड़ी। खासकर ये जो है ये सीमा की जितनी पहाड़ियां ये हमारी कहलाती पूर्वांचल की पहाड़ी। अब इसमें से देखिए कौन सी पहाड़ी ऐसी है जो इस वाले हिस्से में नहीं आती है। तो हमें पहला मिल गया हमारा कौन सा, पारसनाथ। कौन सा, पारसनाथ। पारसनाथ कहाँ पे स्थित है, तो पारसनाथ ये जो है विंध्यन की पूर्वी चोटी है, यानी विंध्यन का जो है पूर्वी हिस्सा है ये पारसनाथ। ये पारसनाथ जो है ये जो है हजारीबाग पठार है, उस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। हजारीबाग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ। ये विंध्यन का पूर्वी हिस्सा है। अब देखेंगे मिसमी कहां पर है, मिसमी जो हमारा है, आप देखिए मिसमी जो है यहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, गारो मेघालय में है। ठीक है, कोहिमा नागालैंड में है। ठीक, तो पारसनाथ हमारा क्या होगा, हमारा इसका सही आंसर है। क्यों, क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत में नहीं स्थित है। और पूर्वोत्तर भारत की और पहाड़ियां आप जान सकते हैं, जैसे दाफला हो गया, मिरी हो गया, अबोर हो गया, मिसमी हो गया, पटकाई बूम हो गया। ठीक है, मणिपुर की पहाड़ी हो गई, मिजो की पहाड़ी हो गई, त्रिपुरा की पहाड़ी हो गई, गारो खासी जयंतिया हो गया, मिकिर हो गया, रेगमा हो गया। ये सारी की सारी पहाड़ियां किस में आती हैं, पूर्वांचल की पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा है, मालवा के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। याद रखिएगा, इस चीज को हमेशा अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन पढ़ेंगे। यह लावा से निर्मित पठार है, इसके उत्तरी सीमा पर अरावली पर्वत तथा दक्षिणी सीमा पर विंध्यन पर्वत स्थित है, इसके पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड का पठार स्थित है, इसके पश्चिमी सीमा का निर्धारण बनास नदी द्वारा होता है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करिए आप इसे करने के लिए, और एक बार हम लोग एक्सप्लेन करते हैं मैप पे। चलिए देखते हैं। तो मालवा के पठार के बारे में बोल रहा है, तो मालवा का पठार वैसे देखा जाए तो मुख्यतः मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। कहां पर, मध्य प्रदेश वाले हिस्से में। ये वाला हिस्सा आपका क्या है, मालवा का पठार है। अब ये क्या कह रहा है, यह पूरी तरह लावा से निर्मित है। ठीक है, तो ये हमारा जो पठार है ये लावा से निर्मित है। ठीक है, लावा तथा बेसाल्टिक चट्टान। कौन सा चट्टान, बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित पठार है। इसके उत्तरी सीमा पर अरावली पर्वत है। अब देखते हैं, जाहिर सी बात हमारा जो ये वाला जो पर्वत कहां पे, ये हमारी अरावली है। ठीक, और क्या कह रहा है, इसके दक्षिणी सीमा पर विंध्यन, यानी हमारा यहाँ पर क्या है, ये विंध्यन है। ये हमारा क्या है, विंध्यन है। ठीक है, ये कहां पर है। अब देखेंगे इसके पूर्वी सीमा पर, यानी ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा।
ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता हमारा बुंदेलखंड। क्या कहलाता है? बुंदेलखंड। ठीक है। और इसके पश्चिम सीमा का निर्धारण बनास नदी। बनास नदी देखिए कहां से निकलती है? बनास नदी का जो उद्गम होता है वो होता है अरावली से। ठीक है, अरावली से निकलती है बनास नदी। और जो है ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, जो चंबल के बाएं तट से आके मिलती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी है, जो चंबल के बाएं तट से आके मिलती है। और इसका जो बहती है, ये जो है कहां से बहती? ये मेवाड़ के पठार से होके बहती। कहां से बहती है? ये मेवाड़ के पठार से बहती है। और ये जो है मालवा के पठार की पश्चिमी सीमा का निर्धारण नहीं करता है। तो हमें क्या बताना है? हमें असत्य बताना है। हमें क्या बताना है? हमें असत्य। हमारा जो आंसर क्या सही होगा? डी आंसर सही होगा। यानी बनास नदी मालवा के पठार की पश्चिमी सीमा का निर्धारण नहीं करता है, लेकिन इसमें क्या दिया है? निर्धारण करता है, यानी निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आप क्या करेंगे? इसको नोट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि खुद से सॉल्व करने की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर पूछ रहा है, क्या असत्य पूछ रहा है? ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूं, जहां नहीं हो, सत्य हो, असत्य हो, ऐसे प्रश्नों पे क्या करेंगे? आप अंडरलाइन कर लेंगे। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हम इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और हम गलत कराते हैं। हमारा आता हुआ प्रश्न अक्सर गलत हो जाता है, तो कोशिश करिएगा कि इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है पश्चिमी जो घाट के संबंध में, यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। तो सही बात है, पश्चिमी घाट क्या है? कगार है, किनारा है, ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। अब आप देखिए, यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अब ये दोनों बातों में अंतर हो गया। कैसे? चलिए एक बार इसको जो है डायग्राम समझते हैं। मान लीजिए जो जब ये भारत जो है अलग हुआ था किससे? भारत जब गोंडवाना लैंड से अलग हो रहा था, तो अगर कोई स्थल है और ये इस तरह से है, ठीक है, मान लीजिए कोई स्थल और इस तरह से हो, और ये जो हिस्सा जल में डूबा ही होगा, समुद्र में। ठीक है, अगर इस हिस्से में क्या हो कि किसी कारणवश दरार हो जाए और ये टूट के आगे चला जाए, ये टूट के कहां चला जाए? आगे चला जाए। तो जब आगे जाएगा तो ये इसकी स्थिति जो होगी वो इस तरह से होगी। अब इस तरह से जब इसकी संरचना होगी, और ये हिस्सा जो आपका ये इस तरह से रहेगा, यानी कि देखेंगे हम, ये हमारा हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? ये पूरी की पूरी तरह ऊंचाई, यानी ये ऊंचा हो गया। अब ये जो है, जो हमारा पश्चिमी कगार था, वो इसी तरह से क्या हुआ, जो गोंडवाना लैंड है उससे टूट के अलग हुआ था। और ये जो हमारा पश्चिमी घाट, ये क्या है? ये कगार है। ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, लेकिन ये जो है इसका जो अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ, जिसकी वजह से ये एक पर्वत के रूप में क्या हुआ? बदल गया। और इसे कहा गया भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। तो पहली पर्वत जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी वो कौन सी है? वो हिमालय। कौन सी है? हिमालय। हिमालय भारत की जो है पहली सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और पश्चिमी घाट दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तीसरा हम ऑप्शन देखते हैं, इसको दो भागों में बांटने वाले 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है। तो बिल्कुल सही है। अब आप देखेंगे, एक बार कोशिश करते हैं। पश्चिमी घाट हमारा जो शुरू होता है वो होता है कहां से? ये होता है जो आपके ताप्ती नदी के मुहाने से, यानी ताप्ती नदी के मुहाने से, ताप्ती नदी के मुहाने शुरू होता और जाता कहां तक? ये जाता है कन्याकुमारी तक। कहां तक? ताप्ती नदी के मुहाने शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो है 1200 मीटर। कितना है? 1200 मीटर।
इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। ये जो इसकी जो शुरुआत होता है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। और इसके जो है दो भाग हैं, इसके जो है दो भाग हैं। अरे चलिए एक बार फिर से बना लेते हैं। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसके दो भाग हैं। ये जो गोवा है, गोवा से एक रेखा गुजरी है जिसे बोलते हैं 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा, यानी उत्तरी अक्षांशीय रेखा। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट को हम एक नाम और जानते हैं, सह्याद्री के नाम जानते हैं, और नीचे वाले भाग को बोलेंगे 16 डिग्री के, वो जो है दक्षिणी सह्याद्री, और 16 डिग्री के ऊपर वाले भाग को उत्तरी सह्याद्री। और ये रेखा कहां से गुजरती है? गोवा से गुजरती है। कहां से गुजरती है? तो गोवा से गुजरती है। अब इतना समझ में आ गया, यानी कि ये हमारे तीनों कथन क्या सही है। चौथा कथन देखते हैं, इसका दक्षिणी हिस्सा बेसाल्टिक लावा से निर्मित, यानी किसका? इसका, यानी कि कहने का मतलब है कि सह्याद्री का यानी पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी हिस्सा है, किसकी बात कर रहा है? दक्षिणी हिस्से की बात कर रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है। इसकी बात क्या कर रहा है कि किससे बना हुआ? बेसाल्टिक लावा से। जबकि हम जानते हैं कि जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण लावा से हुआ था, और कैसा लावा? बेसाल्टिक लावा। तो दक्कन का पठार कहां पर? दक्कन का पठार हमारा उत्तरी सह्याद्री में है। दक्कन का पठार हमारा उत्तरी सह्याद्री में है। तो ये किससे बना है? ये बना है बेसाल्टिक लावा से। तो हमारा ये कथन क्या है? गलत हो गया, यानी ये हमारा गलत हो गया। तो दक्षिणी हिस्सा किससे बना है? ये बना है ग्रेनाइट और नीस से। ग्रेनाइट और नीस से बना है। आप देखेंगे कि जो है, ठीक, ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। ठीक है, तो ग्रेनाइट और नीस किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता था? तो ये जो है आर्कियन क्रम की, यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टान से हमें क्या मिलता था? ग्रेनाइट और नीस मिलता है। तो जो दक्षिण भारत हमारा है, यानी दक्षिण भारत जो हिस्सा हमारा है, वो किस क्रम की चट्टान से बना हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टान से बना हुआ है। और जो उत्तरी सह्याद्री है, ये किससे बना हुआ है? बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। ठीक है, इतना समझ में आया, यानी कि हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में सत्य नहीं है? क्या कह रहा है? सत्य नहीं है। पठार के तटीय भागों में अनेक खाड़ियां और लैगून स्थित। जाहिर सी बात है, इसका तटीय भाग ये है। तो पठार के जो तटीय भाग में क्या है? अनेक खाड़ियां, सारी जो खाड़ियां हैं, ठीक है, और यहीं पे क्या है? लैगून स्थित है। क्या है? लैगून स्थित है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। दक्कन का पठार लंबवत संरचना का उदाहरण है। अब देखिए, दक्कन का पठार जो है वो जो है इस तरह से जो है इसकी जो है विस्तार हुआ है। तो ये किस संरचना का उदाहरण है? लंबवत संरचना का उदाहरण है। ठीक है, इस पठारी भाग में तालाब नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, जब जो है कोई भाग कैसा पठारी है, तो पठारी में अक्सर देखेंगे क्या होता है कि गड्ढे ज्यादा मिलते हैं। पठारों में क्या मिलेंगे? गड्ढे मिलेंगे, और उस गड्ढे में पानी जब स्टोर होगा तो तालाब का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है नहीं पाए जाते हैं, जबकि आंसर क्या होगा? इस पठारी भागों में तालाब अधिकतर पाए जाते हैं। अगला देखते हैं आंसर क्या, इसका ऑप्शन क्या है? दक्कन के लावा पठार के अपरदन एवं अपक्षयन से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है। यानी जाहिर सी बात, हम जानते हैं काली मिट्टी का जो विस्तार है ये पूरा का पूरा दक्कन के पठार में है। और दक्कन का पठार किससे बना हुआ है? ये लावा से निर्मित है। और लावा का जब अपरदन और अपक्षयन हुआ तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। यानी कि हमारे ये तीन ऑप्शन क्या है? सही है। एक ऑप्शन हमारा सी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पठार का निर्माण नदी घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने के वाले पदार्थ से हुआ है, यानी हुआ था। ठीक है, तो इसमें पहला देखेंगे मेवाड़ का पठार, दूसरा रांची का पठार, तीसरा बस्तर का पठार, चौथा
बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो कोशिश करिए कि देखिए होता कि नहीं होता है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि मेवाड़ का पठार कहाँ स्थित है। तो ये जो पठार है, चाहे वो मेवाड़ का पठार हो, चाहे बस्तर का पठार, चाहे बघेलखंड का पठार हो, ये देखेंगे आपको मध्य भारत में मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? मध्य भारत में। यहां पे आप देखेंगे मेवाड़ का पठार, और ये जो हिस्सा है ये आप देखेंगे ये आपका मालवा का पठार। मालवा के पठार का ये वाला हिस्सा बुंदेलखंड का पठार कहलाता है, ये वाला हिस्सा कहलाता है बघेलखंड का पठार। ठीक है, और बुंदेलखंड का पठार जो है नीच से बना हुआ है, और इसी से नीच से ही बना हुआ हमारा बघेलखंड का पठार। ठीक, और ये जो बना हुआ है ये अवसादी चट्टान, अवसादी तथा बेसाल्टिक और अवसादी चट्टान से हमारा बना हुआ क्या? मेवाड़ का पठार बना हुआ। ठीक है, बचा हमारा कौन सा? बस्तर का पठार। तो बस्तर का पठार दंडकारण्य के पठार का दक्षिणी हिस्सा है, इसको बोलते हैं बस्तर का पठार। ये कहां पाया जाता है? ये हमारा है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है बस्तर का पठार। और आप देखेंगे बघेलखंड मेवाड़ का पठार राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है। और बस्तर का पठार कहां पाया जाता है? ये हमारा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। बघेलखंड का पठार ये हमारा जो है मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से पर इसका विस्तार हुआ है। अब देखेंगे रांची का पठार। अब रांची का पठार जो है, यहां पर आप देखेंगे एक पठार है, ये जो है बहुत बड़ा पठार है, इसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार के बीचों बीच एक नदी गुजरी है जिसे बोलते हैं दामोदर नदी। क्या बोलते हैं? दामोदर नदी। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है, तो थोड़ी सी देखिएगा, जो बोल रहा हूं वही आप वही लिख रहा हूं। ठीक है, तो दामोदर नदी इस पठार को दो हिस्सों में बांट देती है। और इस पठार का जो निर्माण हुआ वो किस में हुआ है? ये जो है नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थ से हुआ है। किससे हुआ है? नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थ से, जिसमें दामोदर नदी, महानदी और सोन नदी यानी स्वर्ण नदी, ये तीनों नदियां ये इसमें जो इसकी मुख्य भूमिका है इस पठार के निर्माण में, छोटे नागपुर के पठार के निर्माण में। अब छोटे नागपुर पठार का जो ऊपरी हिस्सा है इसको बोलते हैं हजारीबाग का पठार। क्या बोलते हैं? हजारीबाग का पठार। और नीचे वाला हिस्सा हमारा यही कहलाता है रांची का पठार। क्या कहलाता है? रांची का पठार। यानी कि छोटे नागपुर पठार का निर्माण कैसे हुआ है? नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थ से। और इसी जो है छोटे नागपुर पठार के दो हिस्से हैं। ऊपर वाला हिस्सा हमारा कौन सा? हजारीबाग का पठार, और नीचे वाला हिस्सा हमारा रांची का पठार। इन दोनों पठार के बीच में हमारी ये नदी बह रही, कौन सी? दामोदर नदी। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा रांची का पठार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, निम्नलिखित में से किस युग में प्रायद्वीपीय भाग पर दरारें तथा भ्रंशों का निर्माण हुआ था? ठीक है, तो देखिए किस जो है ऑप्शन देखेंगे। पहला हमारा गोंडवाना, दूसरा हमारा है टर्सीरी, तीसरा हमारा आर्कियन और चौथा हमारा है कुड़प्पा। ये जो है चट्टानों का जो है भारत का भौगोलिक विस्तार जब हुआ था, भूगर्भीय विस्तार, तो इसी क्रम के चट्टानों में हुआ था। ठीक है, तो ये क्रम की चट्टानों का नाम दे रखा है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा गोंडवाना युग में। कब हुआ था? गोंडवाना युग में। अब याद रखिएगा, टर्सीरी क्रम की जो चट्टानें पाई जाती वो पाई जाती हैं, आप देखेंगे जो हिमालय का जो आउटर हिमालय है उसका जो विकास हुआ है वो टर्सीरी क्रम की चट्टानों से हुआ है। ये हमारा क्या है? ये हमारा टर्सीरी क्रम की चट्टानों का विकास है। आर्कियन क्रम की चट्टान जो दक्षिण भारत का जो पूरा का पूरा पठारी भाग है, और अरावली जो है ये जो इसका कुछ हिस्सा, ये आर्कियन क्रम की चट्टान से निर्मित है। यानी भारत का जो दक्षिणी पठार है वो किससे बना हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान का जो अपर्दन होता है उससे बनता धारवाड़ क्रम की चट्टान का जब अपर्दन बनता है तो उससे बनता कुड़प्पा।
तो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, यहाँ पाई जाती हैं, यानी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारी मुख्य जो चट्टान है वो हमारी आर्कियन क्रम की चट्टान है। ये हमारी कैसी चट्टान है, ये एक तरह से आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। इस चट्टान का जब अपर्दन होता है तो धारवाड़ क्रम की चट्टान बनती है, यानी आर्कियन क्रम के बाद धारवाड़। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, धारवाड़ के बाद कुड़प्पा, यानी धारवाड़ का जब जो है, जब धारवाड़ का अपर्दन होगा तो कुड़प्पा बनेगा। इसी तरह से सारी चट्टानों का विकास हुआ था। तो हमारा आंसर क्या है इसमें सही, हमारा गोंडवाना युग में, यानी गोंडवाना क्रम की जब चट्टानों का निर्माण हो रहा था उसी दौरान प्रायद्वीपीय भाग पर क्या हो रही, दरारें और भ्रंशों का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरावली पर्वत के संबंध में असत्य है। क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। अब आप देखेंगे अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत को देखते हैं। अरावली पर्वत गुजरात से लेके दिल्ली रेंज तक, यानी इसका विस्तार कहाँ पे है, गुजरात से लेके दिल्ली रेंज तक है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। देखिए बाकी चीजों में अरावली के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पर्वत श्रेणियां करवाऊंगा तो उसमें मैं जाके विस्तृत बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, बाकी ये सारे ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका निर्माण कब हुआ था, धारवाड़ काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। अरावली का निर्माण कब हुआ था, धारवाड़ काल में। और पूछा असत्य, ठीक है, तो ये सही है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। अगला प्रश्न, अगला जो ऑप्शन हमारा है ये कह रहा है अरावली तथा पूर्वी घाट प्राचीन, यानी अरावली की बात कर रहा, अरावली तथा पूर्वी घाट। ये क्या बोल रहा, अरावली तथा पूर्वी घाट वलित पर्वत है, जबकि सतपुड़ा और पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत है। यानी देखिए हमारी कौन सी है, पूर्वी घाट है और एक ऐसा है वलित है। क्या है, वलित पर्वत। ठीक, ये कौन सा वो है, वलित पर्वत है। और ये भी हमारा क्या है, अरावली भी एक तरह से वलित पर्वत है। ठीक, तो क्या कह रहा है, सतपुड़ा और विंध्यन तथा पश्चिमी घाट, सतपुड़ा विंध्यन और पश्चिमी घाट की बात कर रहा है। तो सतपुड़ा विंध्यन हमारा जो है यहाँ पे है, सतपुड़ा हमारा यहाँ पे है। ठीक है, और हमारा जो पश्चिमी घाट ये वाला हिस्सा है। तो ये तीनों की बात कर रहा है, ये कैसे हैं, इसे बोल रहा है ब्लॉक पर्वत। क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक पर्वत। अब देखिए ब्लॉक पर्वत होता क्या, थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर कोई स्थल है, ठीक है, मान लीजिए स्थल है, और ये स्थल में क्या हो कि खिंचाव हो दोनों तरफ से, और ये दोनों स्थल जो है टूट के इससे दूर हो जाए, तो देखेंगे एक जो है आपका ठीक है, कुछ इस तरह से अगर हो जाए तो हम देखेंगे कि क्या हुआ कि एक तरह से एक माउंटेन का निर्माण हो गया और एक भ्रंश का निर्माण, यानी ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया, ये भ्रंश हो गया और ये क्या हो गया, हमारा माउंटेन हो गया। इसी को बोलते हैं भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत। ठीक, क्या बोलते हैं, भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत। और इसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, भ्रंश घाटी। तो कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि सतपुड़ा और विंध्यन कैसे हैं, ये भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। ठीक, कैसे है, भ्रंश पर्वत के उदाहरण, क्योंकि इनके बीच में क्या है, भ्रंश घाटियां हैं, जिसके बीच में क्या है, नर्मदा नदी बहती और नर्मदा बहती और ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, इन भ्रंशों के बीच में क्या है, नर्मदा और ताप्ती बहती, यानी विंध्यन और जो है सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, और सतपुड़ा और अरावली के, सतपुड़ा और अजंता के बीच में आपकी ताप्ती। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। उसके बाद अरब सागर प्रवाह क्रम की नदियों और बंगाल खाड़ी प्रवाह क्रम की नदियों के बीच यह महान जल विभाजक का कार्य करती, किसके बारे में बोला, अरावली के बारे में बोल रहा। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहां से निकलने वाली सारी नदियां ये इधर चली जाती हैं और जाके कहाँ गिरती, अरब सागर में। और यहां से निकलने वाली ठीक इसी के पास नदियां ये चली जाती बंगाल खाड़ी में। तो ये क्या कर रहा है, ये नदियों के जो जल विभाजक का कार्य कर रहा है। अगर ये ना होता तो ये नदी सीधे साथ जाती, ये ना होता तो ये नदी जाके आगे मिल जाती।
तो ये काम कर रहा क्या, जल विभाजक का। कौन जल विभाजक का, कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के, यानी दोनों का जो जल का विभाजन कर रहा है। हमारा ये भी सही है। ठीक। दूसरा है, अपने निर्माण काल से ही यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। ये हमारा गलत है। निर्माण काल में जब अरावली का निर्माण काल था तब ये गुजरात से दिल्ली तक नहीं था, तब ये कहां से कहां तक था, एक बार देख लेते हैं। तब ये लक्षद्वीप से कहां तक था, यहां तक था। तब ये कहां से कहां तक था, ये जो इसका निर्माण काल था तब इसकी जो लंबाई थी वो लक्षद्वीप से शिवालिक तक था, यानी बाह्य हिमालय तक ये विस्तृत था। तो हमारा जो पूछ रहा है क्या, असत्य हमारा, तो हमारा असत्य कौन सा है, हमारा ऑप्शन डी है। ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेघालय के पठार के संबंध में असत्य है। अब ये देखिए, ये भी असत्य की बात कर रहा है। क्या, मेघालय के पठार के संबंध में। अब देखेंगे कि मेघालय का पठार स्थित कहाँ है। ये पूरा का पूरा जो पठार है ये कौन सा है, ये मेघालय का पठार है। अब मेघालय के पठार के पश्चिम में गारो राजमहल गैप है। तो जाहिर सी बात, हमारा हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जब जो है छोटा नागपुर पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी हिस्सा टूट के लग जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है, गारो, और ये बन जाता है क्या, राजमहल और गारो गैप। और राजमहल गारो गैप को दो नदियां भर देती है, एक इधर से आती है, एक इधर से आती है। तो ये नदी होती है कौन सी, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा होती है, ये आपकी गंगा। तो ये जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से निर्मित है, कौन सा, राजमहल और गारो गैप। तो हमारा ये क्या है, ये सही आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा है, यह प्रायद्वीप पठार का उत्तर पूर्वी अग्रभाग है। किसके बारे में बोल रहा है मेघालय के पठार के बारे में। तो हमारा क्या है, मैंने बताया कि ये क्या है, ये प्रायद्वीप भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा था जब टूट के अलग हुआ, और इसके टूटने के बाद क्या बन गया, प्रायद्वीप पठार, और इसके बीच में एक गैप बना, इसे बोलते हैं मालदा गैप। और उसी मालदा गैप का नाम पड़ा क्या, गारो और राजमहल गैप। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गारो की पहाड़ी है और यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, राजमहल और गारो गैप। ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या, मालदा गैप। इस गैप को दो नदियों ने भर दिया, ब्रह्मपुत्रा और ये की जो है आपका गंगा नदी। इन नदियों ने किस मृदा से भरा, जलोढ़ मृदा से भर दिया। जलोढ़ मृदा से इसको जो है पाट दिया, और यहाँ पे क्या बन गया, ये समतल मैदान बन गया, समतल उपजाऊ मैदान। आप लोगों ने सुना होगा कि बंगाल जो है सबसे अमीर प्रांतों में से एक था। जब अंग्रेज जो शासन कर रहे थे, सबसे अमीर प्रांतों में से एक यहाँ पर था। जब मुगल कालीन शासन था तब भी ये सबसे अमीर प्रांतों में से एक था। तो उस टाइम जो है क्या था, व्यापार का मुख्य साधन था कृषि। तो जाहिर सी बात है, किससे बना, जलोढ़ मिट्टी से बना। तो यहाँ पे क्या होगा, कृषि प्रधानता होगी। ठीक है। अगला देखते हैं, मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर नौकरेक है। बिल्कुल सही है। इस पठार में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती, बिल्कुल होती है। किसमें, यहाँ मेघालय में, जिसका औसत 800 सेंटीमीटर। ये गलत हो गया, यहाँ औसत जो है 800 सेंटीमीटर ना होकर 1100 सेंटीमीटर है। कितना, औसत वर्षा, जो वार्षिक औसत वर्षा वहां मेघालय में होती है वो 1100 सेंटीमीटर होती है। और जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में, उसे बोलते हैं मासिनराम। क्या बोलते हैं, मासिनराम। ठीक है। तो हमारा पूछ रहा असत्य कौन, तो असत्य हमारा क्या हो गया, ये हो गया। पहली लाइन इसकी सही दे रखी है, लेकिन इसी की दूसरी लाइन क्या हुआ, इसने 800 सेंटीमीटर कर दिया, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था क्या, 11 सेंटीमीटर। चलिए, इतना समझ में आया। अब आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी जो प्रश्न हमारा है वो क्या है। ठीक है, ये हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायद्वीप पठार के संबंध में सत्य नहीं। फिर प्रायद्वीप पठार के संबंध में बोल रहा है। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, फिर अब दोबारा ही पढ़ेंगे। तो देखेंगे इसमें क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। बिल्कुल। कैसा है देखिए आप, जो है यहां से लेके इसका जो विस्तार यहां तक। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे भौगोलिक प्रदेश है। इसकी जो लंबाई है, लंबाई हम कहेंगे, या तो हम कह दें कि इसका जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो कितना है, 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम जो विस्तार है वो 1400 किलोमीटर है।
कितना है 1400 किलोमीटर। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया 16 लाख, कितना हो गया 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, यानी सही है। ठीक है, इसका ढाल उत्तर और पूरब की ओर है। जाहिर सी बात है, हम देखते हैं कि जो नदियां निकलती, चंबल नदी कहां से निकलती, जानापाव की पहाड़ी, और जानापाव की पहाड़ी कहां पर है, यहाँ पर है। इसके बाद देखेंगे सोन नदी यहां से निकलती है। तो ये नदियां जो है इस तरफ गिरती हैं, ये नदियां किस तरफ गिरती हैं, यानी यहां से निकल के यहाँ पे जा रही हैं। ये हमारा ढाल किस तरफ होगा, उत्तर की तरफ हो गया। और जैसे महानदी निकलती यहाँ गिरती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियां इस तरफ गिरती हैं, यानी ढाल किधर हो गया, ये पूरब की तरफ हो गया, ये उत्तर की तरफ हो गया, यानी हमारा ये भी सही है। क्या है, ये भी सही है। इसका उत्तरतम सीमा लद्दाख का पठार है। अभी देखते हैं, यह आर्कियन काल के चट्टानों से बना त्रिभुजाकार आकृति में है, जिसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। जाहिर सी बात है, ये आप देख रहे हैं त्रिभुजाकार बना हुआ, कैसा बना हुआ है, ये आपका त्रिभुजाकार है। ठीक है, और जिसका दक्षिणतम बिंदु क्या, कन्याकुमारी है। अब ये कह रहा है हमारा ये भी सही ऑप्शन हो गया, इसका उत्तरतम सीमा क्या, लद्दाख है। जाहिर सी बात है, ये गलत बोल रहा है। लद्दाख कहाँ पे, हमारा यहाँ पे है, तो लद्दाख इसका उत्तरतम सीमा नहीं है। अगर एक बार कहता है कि इसका उत्तरतम सीमा गारो खासी, सॉरी, इसका उत्तरतम सीमा पारसनाथ जो है, पारसनाथ है, या हजारीबाग का पठार है, या विंध्यन है, तो वो सही हो जाता है। लेकिन इसका उत्तरतम जो सीमा बता रहा, क्या बता रहा, लद्दाख बता रहा, यानी यही हमारा क्या है, गलत है। और जो गलत हमारा वही क्या होगा, सही आंसर हो। क्यों, क्योंकि यहाँ सत्य नहीं है पूछा, क्या पूछा, कि जो लद्दाख के बारे में सत्य ना हो। ठीक है, ये हमारा जो है पठारों पे आधारित प्रश्न था, और आप लोग इसे बेहतर तरीके से किए होंगे, और कोशिश करते हैं कि और अच्छे से करें इसको। इस वीडियो को आप एक बार, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, और कोशिश करिए कि सारे ऑप्शन को आप खुद जो है एक्सप्लेन करिए। ठीक है, बाकी हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे।